हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2021 का टर्म 1 का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 36 तक हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि ये जो चार स्टेटमेंट है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो आ, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पता होना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, मेरे चैनल पे क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कवर है, जिसमें मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट पे सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाया है। तो आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं अगर और डिटेल में पढ़ना है तो। ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बता देती हूँ। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है जिसमें क्या शो होता है, जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, किसी भी कंट्री के जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है वे वन कंट्री का विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। किसी एक कंट्री का बाकी वर्ल्ड से जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। ठीक है। और ये ड्यूरेशन जनरली 1 ईयर होती है। ठीक, किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में किसी कंट्री के जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, उसी को रिकॉर्ड किया जाता है इस स्टेटमेंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। राइट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो क्या शो करता है, ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक कंट्री का बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है। तो दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं, और कंपोनेंट की बात करना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शन पढ़िएगा तो देखिएगा यहाँ पे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं। तो इसके लिए आपको कंपोनेंट पता होने चाहिए, तो इसीलिए पहले मैं कंपोनेंट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट के बारे में बात करें, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अगर मैं कंपोनेंट की बात करूँ तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक, एक है कैपिटल अकाउंट, एक है करंट अकाउंट। ठीक है। दिस इज, एक करंट लिखते हैं, एक करंट अकाउंट है और एक है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस जो करंट ट्रांसफर होते हैं ना, वो सब किस में रिकॉर्ड होते हैं, करंट अकाउंट में। जबकि कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, जितनी भी बोरोइंग्स हैं, ठीक है, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सब कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जितने भी बोरोइंग्स है, जितने भी फाइनेंशियल फॉरेन इन्वेस्ट फॉरेन सॉरी फाइनेंशियल नहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो सब आते हैं कैपिटल अकाउंट में। और करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। ये सब करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ठीक, तो मैं आपको काफी कुछ बता चुकी हूँ, बस एक चीज और बता देती हूँ क्योंकि वो भी अभी यूज होगी यहाँ पे, कि डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। तो आपको बता देती हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड में जो भी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, जो भी इनफ्लो है, पैसा जो आ रहा है, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, या टोटल रिसिप्ट है, तो जो भी इनफ्लो हो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो भी आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, जो भी आउटफ्लो हो रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक है, तो वो किस में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। ठीक है। जैसे जो टोटल पेमेंट्स वगैरह है वो डेबिट साइड में। तो मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है, काफी कुछ बता दिया है बीओपी के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो अब ये क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हैं। बताइए इसमें से कौन सा गलत है, क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है। तो देखिए पहला क्या है, करंट अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ अ नेशन, तो हाँ ये तो सही है। करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करता है, अभी बताया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगला क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरीज आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, तो ये तो गलत है ना। कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज एंड बोरोइंग्स। कैपिटल अकाउंट में हम बोरोइंग्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो यानी ये गलत है, हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन बी इज द आंसर। पर चलिए बाकी भी पढ़ लेते हैं।
ट्रांसफर ऑफ फंड टू रिलेटिव अब्रॉड इंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। तो हाँ, मैंने बताया था करंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो भी आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, आउटफ्लो जब भी पैसा जा रहा है तो उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये भी सही है। अगला क्या है, करंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल सच ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री। तो हाँ, ये भी सही है। ठीक है, तो यानी हमें आंसर मिल गया है। आंसर यहाँ पे कौन सा है, आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि ये गलत है। ठीक, कैपिटल अकाउंट में हम बोरोइंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी। ये बुक है ओसवाल गुरुकुल की, काफी अच्छी बुक है। 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बुक है। तो अगर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी के आखिरी महीने से बोर्ड के एग्जाम भी शुरू होने जा रहे हैं, तो काफी बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम बताइए क्या तरीका यूज करें, कैसे तैयारी करें। तो मैं काफी बार पहले भी कह चुकी हूँ, फिर से कहूंगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सैंपल पेपर ट्राई करिए। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा एक महीने पहले। अब आपको जो लास्ट के अब समय बचता है, इसमें केवल सैंपल पेपर, जितना ज्यादा सैंपल पेपर लगा सके उतना ज्यादा सैंपल पेपर लगाना चाहिए। तो उसके लिए काफी अच्छी बुक है ओसवाल गुरुकुल की। इवन मैं, मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस है, मेरे क्लास 12 के जो स्टूडेंट है, इस समय उनको मैं इसी बुक से प्रैक्टिस करा रही हूँ। और बहुत अच्छी बात है, ये जो बुक है काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। ठीक है, तो आप इजिली इसे समझ लेंगे और इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। एक और खास बात है कि वन स्टॉप सोल्यूशन है। इस एक बुक में, अगर कॉमर्स स्ट्रीम की इस बुक की बात करूं, तो इस एक बुक में कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी सब्जेक्ट हैं 6-7, वो सारे ही उसके सैंपल पेपर आपको एक इस बुक में मिल जाएंगे। तो ये काफी अच्छी बुक है, प्लस ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और एक और चीज है कि यहाँ पे ओसवाल का एक oswal.io के नाम से इनका एक पोर्टल भी है, तो वो भी समय निकाल के जरूर विजिट करिए। इस पोर्टल पर आप टेस्ट दे सकते हैं। यू कैन अटेम्प्ट सैम्पल पेपर ऑनलाइन ऑन दिस असेसमेंट प्लेटफॉर्म oswal.io, और टेस्ट के बाद आपको रिजल्ट भी मिलेगा फ्रॉम एक्सपर्ट्स। और ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जरूर इस प्लेटफॉर्म पे विजिट करिएगा और जरूर क्वेश्चन पेपर करिएगा, सैम्पल पेपर ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a process that involve the assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agriculture commodity across the country is known as। क्वेश्चन समझ में आया? आपको बताना है वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या क्या होता है, असेंबलिंग होता है, स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, पैकेजिंग होता है, ग्रेडिंग होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जितने भी एग्रीकल्चर कमोडिटी है, खास बात है, जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटी है उनका अक्रॉस इंडिया, ठीक है, अक्रॉस कंट्री, उनकी हम असेंबलिंग प्रोसेसिंग ये करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं? क्या उसे एग्रीकल्चर बैंकिंग कहते हैं? तो ये तो एकदम नहीं होगा। क्या उसे एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कहते हैं या एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं? ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक, तो चलिए बता देती हूँ। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये क्या होता है? ये है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, आपने पढ़ा भी होगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी ऑल द प्रोसेस। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग मतलब वो सारे प्रोसेस विच इन्वॉल्व बिटवीन हार्वेस्टिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? वो सारे प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करने और फाइनल सेल करने तक, ठीक है, फाइनल सेल करने तक के बीच का जो भी प्रोसेस होता है ना, वो किस में आता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। ये बात समझ में आई? एग्रीकल्चर मार्केटिंग मतलब वो सारे प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व बिटवीन हार्वेस्टिंग, ठीक है, फसल को काटना, एंड फाइनल सेल ऑफ प्रोडक्ट बाय फार्मर। ये जो फार्मर जो फाइनल सेल करता है उसके बीच का जितना प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके तहत क्या किया जाता है? असेंबलिंग किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पैकेज किया जाता है, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग मतलब समझ रहे हैं ना, छांटना। ठीक है, ग्रेडिंग की जाती है, उनको ग्रेड्स में अच्छे क्वालिटी का, उससे कम क्वालिटी का ग्रेडिंग की जाती है एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एग्रीकल्चर कमोडिटी को अक्रॉस कंट्री। तो इसी को कहा जाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी वो सारी सर्विसेज जो इन्वॉल्व होता है इन मूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर। ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है फार्म यानी खेत से लेके कंज्यूमर तक
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को पहुंचाने के बीच में जितना भी प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक, तो मुझे लगता है अच्छे समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी इज द आंसर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ इंडिया हैज टू मेक रियल प्रोग्रेस शी हैज टू डेवलप इट्स रूरल एरिया। अगर इंडिया को रियल में प्रोग्रेस करनी है तो इंडिया को अपने रूरल एरियाज पे ध्यान देना होगा, रूरल एरिया को डेवलप करना होगा। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रीजन फॉर द अबव मेंशन स्टेटमेंट। ये जो अबव मेंशन स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, इसका इनकरेक्ट रीजन आपको बताना है कि ये जो बात कही गई है कि अगर इंडिया रियल प्रोग्रेस करना चाहता है तो उसको अपना किस पे ध्यान देना है, रूरल एरिया के डेवलपमेंट पे। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रीजन, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट रीजन है अबव स्टेटमेंट का। ठीक है, तो ये एक सवाल है। तो चलिए चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रूरल इंडिया स्टिल लिव्स इन एब्जेक्ट पावर्टी। तो हाँ, ये बात सही है। ठीक है, इसीलिए यानी ये तो रीजन है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कौन सा रीजन नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट रीजन है। तो ये तो रीजन है, क्योंकि इंडिया की वन थर्ड पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रहती है, जो मतलब पावर्टी में है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि रूरल एरिया का डेवलप किया जाए, तो ये तो सही है। अगला क्या है, मोर देन 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। हाँ, ये भी बात सही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया की 50% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, अपने रोजगार के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है, तो ये बात भी सही है। अगला क्या है कि ग्रोथ रेट इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन क्वाइट लोअर देन अदर सेक्टर। तो ये बात भी एकदम सही है कि जो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो बाकी सेक्टर के कंपेयर में लो है। ठीक है, तो इसलिए भी जरूरी है कि रूरल एरिया पे ध्यान दिया जाए, तो ये भी सही है। अगला क्या है कि मेजोरिटी ऑफ रूरल पीपल हैव एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो ये थोड़ा सा मतलब गलत है। इसमें क्या क्या कहा जा रहा है कि जो रूरल पीपल है उसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल को जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वो मिल रही है। तो वैसे तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, अब इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, हर गांव गांव में सारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो ज्यादा मतलब सही एक्यूरेट रीजन है इसका। यहाँ पे अभी बात करें तो मेजोरिटी ऑफ रूरल एरिया पे बेसिक नेसेसिटी मतलब अभी नहीं पहुंच पाई है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, बट इंडिया ग्रो कर रहा है और अब पहुंच रही है, बट इट इज इन प्रोसेस। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो आंसर है वो डी जो है, इट इज नॉट द करेक्ट रीजन, ये सही रीजन नहीं है। इसीलिए रूरल एरिया पे फोकस करने की जरूरत है अगर रियल प्रोग्रेस चाहिए तो, और इसीलिए किया जा रहा है, अब किया जा रहा है, रूरल एरिया पे बहुत फोकस किया जा रहा है। ठीक है, बट फिलहाल यहाँ पे आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि ये सही रीजन नहीं है। ठीक है, समझ में आए यहाँ तक। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम आगे के और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और जितने वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, वो जरूर तब तक पढ़ के रखिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।